हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसका इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp, आपको पिछली वीडियो में बताया था the bond formed by sp orbital are stronger and stronger than। देखो पता क्या होता है, अब जो sp का साइज था, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का साइज था वो कम था किससे, sp2 से, है ना। और sp2 का जो साइज था वो किससे कम था, sp3 से। अब ना एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा मिनिमम इज द साइज मोर, हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। इनवर्सली कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर से लिख देता हूं, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा कम साइज होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। सो देखो, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का साइज सबसे कम था ना, सो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, sp की। उससे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, sp2 की। और उससे sp2 से कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, sp3 की। ठीक है, therefore the bond formed by sp orbital are shorter and stronger than those formed by sp2 hybridized orbitals, which in turn shorter and stronger than formed by sp hybridized orbitals। अभी ये बॉक्स में हमें क्या कहा है, ये बॉक्स में कहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ कार्बन तक की लिमिटेड नहीं है, और कंपाउंड भी हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं जिनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ 6 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है ना जिनका, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो भी हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। वो हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, sp3d3, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन वो भी दिखाते हैं। ठीक है, आप जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, उनकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम बट कार्बन तक, क्योंकि और हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन ये 3 तक की लिमिटेड रहेगी। सो इसके मेन पॉइंट पढ़ लें। हाइब्रिडाइजेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन दोज ऑर्बिटल विच हैव नियरली इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी बिलोंग टू द सेम एटम। जिन ऑर्बिटल्स की लाइक देखो S2s एंड P की एनर्जी सेम थी ना, तभी इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करके अपने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हुई इनकी, जिनकी एनर्जी सेम होगी और एक ही एटम में होंगे ये ऑर्बिटल, ये मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन नीड नॉट ओनली हाफ फील्ड, इवन कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्बिटल, जो शुरू वाले ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड ही होने चाहिए। ये ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड भी हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये हाफ फील्ड हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। सो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हाफ फील्ड होना ज़रूरी है ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। ठीक है, एक बात और है कि सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ज़रूरी नहीं है, सारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल का ज़रूरी नहीं है कि वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ही करेंगे। लाइक यहाँ पे देखो ना, 2 ऑर्बिटल ने तो हाइब्रिडाइजेशन की बट 2 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा करेंगे ही करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रमोशन मस्ट टेक प्लेस बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रमोशन हाइब्रिडाइजेशन से पहले और बाद में भी हो सकती है। ठीक है, the number of hybridized orbital formed is also equal to number of orbital which undergo hybridization। जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने ही हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं ना, मीन्स हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने मिले, 2। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वलेंट इन शेप एंड साइज। जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो जो ऑर्बिटल मिलेंगे उनके साइज एंड एनर्जी सेम होगी। ठीक है, दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, मैंने पहले भी बताया, वो अनहाइब्रिडाइज्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्ट in space in specific direction so that the type of hybridization determine the shape of the molecule। अब देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ना स्पेस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। लाइक sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि ये टेट्राहेड्रल बना रहे हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल बना रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि ये ट्राइगोनल शेप बना रहे हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि ये डायगोनल शेप बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये इनकी डायरेक्शन शेप डिटरमाइन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? सो बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होती है? देखो, एक ना दो एटम्स हैं, लाइक ये दो एटम्स हैं मेरे पास। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये दोनों का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं और इनकी एनर्जी पास आते आते इनकी एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, पास आते हुए इनकी एनर्जी कम होती जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे कि इनकी एनर्जी मिनिमम होगी और इनके बीच का डिस्टेंस होगा, एक डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा पास आएंगे ये, तो एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द एटम्स गेट क्लोजर टू ईच अदर विदाउट इंक्रीज इन एनर्जी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ ऑफ एटम्स। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ बिटवीन एटम्स। देखो, the optimum distance between the center of nucleus of two bounded atoms is known as bond length। ठीक है, इस स्टेट में जो कंपाउंड होगा वो हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस मिनिमम लेंथ में। ठीक है, इसको पता कैसे करते हैं बॉन्ड लेंथ को? एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता लग जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से पता लग जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता लग जाता है हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में। सो बॉन्ड लेंथ डिपेंड किस पे करती है? साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज पे डिपेंड करती है। अब देखो, हेलोजन ग्रुप याद है आपको? हेलोजन ग्रुप कैसे होता है? 12th में पढ़ा होगा। हेलोजन ग्रुप होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये भी याद होगा, नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है ना। सो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। ठीक है, अब देखो, कार्बन का आयोडीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ 213 पिकोमीटर। कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। कार्बन का क्लोरीन के साथ बना हुआ है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब ये चीज़ देखो, ग्रेटर इज द साइज ऑफ द एटम, लार्जर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा साइज होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इससे याद कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी मीन्स बॉन्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, कौन सा है? अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, लाइक 3, आप ऐसे समझ लो कि दो एटम्स को 3 बॉन्ड ने पकड़ के रख रखा है आपस में। ठीक है, तो ज़्यादा नज़दीक आए हुए होंगे वो। देखो, तीन बॉन्ड से पकड़ा हुआ है, अगर 3 बॉन्ड से पकड़ा हुआ है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, अगर 2 बॉन्ड है, लाइक 2 बॉन्ड या इन दोनों के आपस बीच में, तो थोड़े से दूर हो सकते हैं ये। 3 बॉन्ड होते तो थोड़ा नज़दीक होते, 2 बॉन्ड है तो थोड़ा दूर है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। The bond length decrease with the multiplicity of the bond. For example, the bond length of carbon bond are in the order। देख लेना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ। सिंस द इफेक्ट, देखो मैंने बॉन्ड लेंथ पहले भी बताया है ना,
मैंने पहले भी देखो इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बता के मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। लाइक अब देखो आप समझना, since the effective size of orbital participating in bond formation depend upon the type of hybridization of the orbital, the bond length is also affected by the type of hybridization. For example, the bond length between carbon and hydrogen bond is in the order। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। क्यों? अब देखो sp3 का साइज सबसे ज़्यादा, ठीक है, साइज सबसे ज़्यादा। मैंने क्या कहा है आपको, साइज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। मैंने पहले पढ़ाया ना, पहले ही पॉइंट पढ़ाया, साइज जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। अब sp2 का साइज थोड़ा कम है sp3 से, ठीक है, sp2 का साइज sp3 से कम है। सो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ भी sp3 से कम होगी, ठीक है। sp2 की बॉन्ड लेंथ sp3 से कम है और sp की बॉन्ड लेंथ sp3 से कम है। आप ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से भी देख लो, ट्रिपल बॉन्ड है मीन्स बॉन्ड लेंथ कम होगी, डबल बॉन्ड है मीन्स बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड है मीन्स बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक तरीके और से याद कर सकते हो, जितना ज़्यादा s करैक्टर होगा उतनी ज़्यादा कम बॉन्ड लेंथ होगी। एक मिनट, एस करेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इज शॉर्टर। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा कम बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। अब देखना एस करेक्टर मेरा कहने का मतलब क्या है। अब देखो इसमें एस करेक्टर कितना है हमारा 1/4, एस एक है ना, एस का ऑर्बिटल एक है, पी के 3 है। सो 1/4 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा है ना, सो बॉन्ड लेंथ कम होगी। यहाँ पर एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यहाँ पर एस करेक्टर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, एस करेक्टर कम है, एस करेक्टर बहुत कम है तो बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? अब The process of bond formation is occupied by the release of energy। अब देखो आपको पता है ना, जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना, जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। सो the amount of energy required to break a bond and separate the bonded atoms in a gaseous state is known as bond dissociation energy। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, ठीक है, ऐसे याद कर लो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। सो देखो मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया एक, मैंने इसको 433 केल्विन जूल एनर्जी दी और इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। सो दिस 433 केल्विन जूल एनर्जी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज नॉट अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग बट इट ऑल्सो अबाउट एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ऐसे नहीं है कि बॉन्ड हमेशा ब्रेक ही होंगे, ये इससे भी रिलेट करते हैं कि बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर it may be mentioned that the bond energy is also equal to amount of energy released when 1 mole of hydrogen atom combined with 1 mole of another hydrogen atom to form a molecule of hydrogen containing 1 mole of hydrogen bonds। अब देखो यहाँ पर दो एटम है ना हाइड्रोजन के, इन दोनों ने मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया और 433 केल्विन जूल एनर्जी बाहर निकल गई। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब एक बात याद रखना, इट इज एपरेट दैट बॉन्ड एनर्जी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, देखो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड के बीच में उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। सो स्ट्रोंगर इज द स्ट्रेंथ, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा, अब देखो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देख लो,
बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। अब इसको समझो, देखो बॉन्ड अगर एटम्स एक दूसरे के दूर दूर है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सो बॉन्ड एनर्जी हो गया ये। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइज ऑफ बाउंडेड एटम्स, बॉन्ड एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बाउंडेड एटम्स। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। देखो कार्बन एंड आयोडीन का बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, और आयोडीन का साइज भी ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी? सोचो, कम चाहिए होगी ना। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम चाहिए होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। सो ऐसे रिलेट कर लेना आप। देखो यहाँ पर ना सब कुछ रिलेट करने से है, आप जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को रिलेट करोगे, जितना ज़्यादा दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करोगे, उतना ज़्यादा आपको ईजी होगा इसको समझने के लिए। नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ वही आ गया, देखो साइज बॉन्ड लेंथ एक दूसरे में कनेक्टेड है। अब आपने उससे कनेक्टेड बॉन्ड एनर्जी को कर दिया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। आप खुद रीजनिंग कर पाओगे इसको। द स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ हायर इज द बॉन्ड एनर्जी। देखो स्मॉलर, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हो गया ये। नेचर ऑफ रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब एक पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड बिटवीन टू एटम हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू ओनली फॉर दैट ऑफ द बॉन्ड इन जनरल टर्म्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह रहे हैं हम, है ना। But when a certain bond may be present in a molecule of a different substance, the actual value of bond dissociation energy of that bond will vary from one compound to other. इसका कहने का मतलब क्या है? लाइक आप OH बॉन्ड ले लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। OH बॉन्ड एक वाटर में ले लिया हमने, ठीक है, एक हमने ले लिया अल्कोहल में, ठीक है, ये अल्कोहल में ले लिया। अब इसने कहा है कि OH बॉन्ड जो है इसके बीच में, OH बॉन्ड जो है दोनों के बीच में, इसको ब्रेक करने के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड एनर्जी जो है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर मैं इसका रीज़न बताऊं इसको एनर्जी डिफरेंट क्यों चाहिए, क्योंकि जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, इसका रिलीजिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे समझ सकते हैं हम, ठीक है। इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो हम कहेंगे ज़्यादा है, ठीक है, और कहेंगे डिफरेंट है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। In a polyatomic molecule is like CH4, मीथेन is a polyatomic molecule। इसने कहा है कि मीथेन का मैंने फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक कर दिया एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी में, CH बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब जब मैं सेकंड बॉन्ड ब्रेक करने जाऊंगा ना, तो मेरी जो मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। CH4 में बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। मैंने फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक किया 400 केल्विन जूल एनर्जी देके। अब जब मैं सेकंड बॉन्ड ब्रेक करने जाऊंगा ना, तो ये नहीं है कि वो 400 केल्विन जूल पे ब्रेक हो जाएगा, मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। सो इससे हम क्या समझे कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर, कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। But the energy required to break the first bond is not the same as the energy required to break the second bond and so on, ठीक है। The difference in bond energy, even the same kind of bond, is due to the fact that the energy of the bond depend upon the nature of the rest of the molecule. Therefore, when given the general value of bond dissociation energy such bond, the average values are stated। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है? अब देखो, मैंने सेकंड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 800 केल्विन जूल लग गई मेरी,
थर्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी लग गई, तो मैं इन सब एनर्जी का ना एक एवरेज वैल्यू ले लूँगा। उस एवरेज वैल्यू को कहूँगा मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। उस एवरेज ले लूँगा जब मेरा बॉन्ड की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो वेरी करेगी, ठीक है, वेरी करेगी बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेना बॉन्ड एनर्जी का जो पहले ये 4 हैं ये तो सिंपल बॉन्ड एनर्जी है, बाकी जो दिए हुए हैं ना वो एवरेज वैल्यू दी हुई है। अलग अलग कंपाउंड में निकाल के ब्रेक करके देखा बॉन्ड्स को, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करके देखा और उसका एवरेज निकाल के ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से लिख दी, ठीक है। आप पढ़ के देख लेना रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। The atomic orbitals with the exception of s orbital are concentrated in particular direction. Since the covalent bond are formed by the overlapping of atomic orbital, the molecular orbital thus formed are also concentrated along a certain direction. In other words, covalent bond have a directional nature. This gives rise to another property, bond angle. अब देखो ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे, s को छोड़ दो क्योंकि s का सर्कुलर शेप होती है, स्फीरिकल शेप होती है, और p ऑर्बिटल जो होते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन किसको देती है, किसको हम कहेंगे बर्थ देती है, बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बॉन्ड एंगल में बी डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्डेड ऑर्बिटल और द डायरेक्शन ऑफ अ बॉन्ड्स। इसको कैसे देख सकते हैं हम, एक्सरे डिफ्रैक्शन से और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से बॉन्ड एंगल को पता कर सकते हैं। लाइक मेरा कहने का मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल फिर से समझाता हूँ। लाइक ये दो लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं बॉन्ड्स को, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल, ठीक है, समझ गए। अब वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। नाइट्रोजन अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, और हमारा मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 18 मिनट है। ये क्यों होता है ये आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल मेनली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 कार्बन एटम इज 109 डिग्री 18 मिनट। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एंगल हमारा इतना होता है, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल हमारा 120 होता है। सो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है, मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पे। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर ना दो लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, देखो ये लाइन किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है बॉन्ड पेयर को, ठीक है। ये दो डॉट्स किसको शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं लोन पेयर को, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो लोन पेयर जो है हमारे पास यहाँ पर दो लोन पेयर है ना, है तो ये इलेक्ट्रॉन ही, बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन ही है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के हैं, और ये लोन पेयर है, हमारे पास दो लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर जो है वो पुश करेंगे, इसको ऐसे पुश करेंगे, लोन पेयर पुश करेंगे इसको आपस में अंदर को पुश करेंगे। सो इससे जो होगा हमारा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दो लोन पेयर थे, यहाँ पर एक लोन पेयर है ना, सो पुशिंग जो होगी अंदर को जो पुश करेंगे वो कम करेंगे, सो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पर कार्बन के पास कोई भी बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, सो इसका बॉन्ड एंगल और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। सो लोन पेयर अट्रैक्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर अट्रैक्शन, बॉन्ड पेयर अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, रिपल्शन होती हैं ये। देखो लोन पेयर अगर दो लोन पेयर होंगे तो एक दूसरे पे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर कौन सी लग रही है, यहाँ पर लग रही है लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंट्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पर कौन सी लग रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर
इंट्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पर कौन सी लग रही है, बॉन्ड पेयर, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है ना, बॉन्ड पेयर इंट्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं ना अंदर की तरफ, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, वो धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, वो धक्का मार रहा है, ठीक है। सो हम इससे क्या रिलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज लेस देन द मीथेन ऑल्दो द सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट अमोनिया में जो एंगल है वो कम है किससे, मीथेन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर लोन पेयर अट्रैक्शंस आ गई। और ऐसे आप रिलेट कर लेना वाटर को, ठीक है, पढ़ के देख लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करेंगे हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। थैंक यू।